हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपनी नई जिंदगी में सबसे पहला काम यह किया कि उसने 10 मिलियन कैश सीधा खर्च कर दिया और अपने सबसे खास दोस्त और स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को ले जाकर टैटू करवाया। अपने दोस्त के लिए बाएं हाथ पर नेजा का टैटू बनवाया और दाएं हाथ पर ट्रू लॉर्ड अर्लंग का, स्कूल ब्यूटी के लिए 9 आसमानों की देवी का टैटू बनवाया और चेन लाई ने खुद के लिए उसने अपनी छाती पर पेंगू का टैटू चुना जो संपूर्ण सृष्टि को थाम लेता है, और अपनी पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग अ कॉफिन वाला टैटू, लेफ्ट लेग पर डोंग लॉन्ग टाई का टैटू और राइट लेग पर द ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन का टैटू बनवाया। उसके बाद उसने 300 मिलियन का कर्ज लेकर पहाड़ों की गहराइयों में एक पुरानी एयर रेड शेल्टर खरीद ली। बाकी सब लोग वे सब उसे एक बर्बाद करने वाला फूल समझते थे। उन्हें क्या पता था कि सिर्फ 20 दिन में यह पूरी दुनिया अपोकलिप्स की आग में जल जाएगी। जब वह दिन आएगा तो दुनिया भर की वनस्पतियां और जानवर एक भयानक बदलाव से गुजरेंगे। सीधे सादे पेट्स खून के प्यासे खौफनाक दरिंदों में बदल जाएंगे और सड़क किनारे की साधारण पौधियां इंसानों को निगलने वाले मीट ग्राइंडर्स बन जाएंगे। इंसानियत एक पल में फूड चेन के एकदम नीचे आ गिरेगी। सिर्फ वे लोग जो टैटू करवा चुके हैं वे इन टोटम्स की अनोखी ताकत को जगा सकेंगे। और रेड मून के उतरने में ठीक 20 दिन बचे थे जब चेन लाई ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सीधा अपने लॉयर को फोन लगाया। उसने लॉयर जांग को क्लियर इंस्ट्रक्शन दी कि तुरंत ही उसके $1 बिलियन के शेयर्स, रियल एस्टेट और लग्जरी कार्स को एक इंटरनेशनल अंडरग्राउंड बैंक में मॉर्गेज कर दो। हाँ, सब कुछ। उसे सिर्फ कैश चाहिए था। चाहे 30% की भारी डिस्काउंट पर बेचना पड़े, उसे 300 मिलियन अपने अकाउंट में 24 घंटे के अंदर दिखने चाहिए थे। कॉल काटने के बाद उसने तेजी से 2 और नंबर्स डायल किए। आधे घंटे बाद हम खुद को शहर के सबसे गहरे और छिपे हुए अंडरग्राउंड टैटू पार्लर में पाते हैं जिसका नाम था गोस्ट मैंशन। उसका सबसे खास दोस्त सू श्याओदाओ और स्कूल की मशहूर ठंडी तबीयत वाली ब्यूटी जंग सिन्नी दोनों वहां पर खड़े थे, बिल्कुल हैरान क्योंकि उसने उन्हें जोर से यहाँ खींच लाया था। भाई लाए, क्या तुझे दिमागी बीमारी हो गई है? पूरी खानदान की दौलत मॉर्गेज करके हम सब यहाँ टैटू करवाने आए हैं? श्याओदाओ ने पूछा और फिर सिनी ने भी आवाज उठाई, चेन लाई, ये सब क्या हो रहा है? अगर ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि शाओ यूचेंग ने तुझसे रिश्ता तोड़ा तो इतनी दूर तक जाने की कोई जरूरत नहीं। सच्ची बात कही थी उसने। चेन लाई ने उन्हें एक ऐसी नजर से देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, एक गंभीर और ठंडा भाव। सिन्नी, श्याओदाओ, अभी कुछ समझाने का वक्त नहीं। अगर आप दोनों अभी भी मुझ पर भरोसा करते हो तो आज बस मेरी बात मानो। उसकी आंखों में देखा तो वह इतनी गहरी और अनजानी सी थीं, जैसे कोई और ही इंसान हो। दोनों ने दांत पीसते हुए आखिरकार हाँ कर दी। चेन लाई ने दाग वाले टैटू मास्टर की तरफ रुख किया और एक बैंक कार्ड जिसमें 1 मिलियन था जोर से मेज पर पटका। उस्ताद, एक बड़ा काम है तुम्हारे लिए। उसने सू श्याओदाओ की तरफ इशारा किया। मेरे भाई के बाएं हाथ पर नेजा लगाओ और दाएं पर ट्रू लॉर्ड अर्लंग। फिर उसने जांग सिनी की तरफ नजर घुमाई और कहा कि उसकी पूरी पीठ पर 9 आसमानों की देवी का टैटू लगाओ। सिनी की ठंडी आंखों में एक गहरी उलझन की लहर आई। चेन लाई, तूने मुझसे कब पूछा था कि मेरे लिए फैसला लेगा? उसने उसकी तरफ देखा और आवाज को थोड़ा नीचे लाया। इस बार मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। सिनी की आंखें उन शब्दों को सुनकर थोड़ी सी सिकुड़ गईं। उसे समझ नहीं आया कि इन शब्दों का मतलब क्या था, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को याद आया कि पिछले जन्म में जंग सिनी ने उसकी जान बचाते हुए अपनी जान दी थी। जब उसने उसे ढूंढा था उस दरिंदों के अड्डे में तो सिर्फ उसकी खून से सनी स्कूल यूनिफॉर्म का आधा हिस्सा बचा था। इस बार वह उसे जरूर बचाएगा। टैटू मास्टर ने बैंक कार्ड देखा और उठा लिया। ठीक है, और तेरे लिए क्या? चेन लाई ने अपनी कमीज उतारी। एक पतली और कसरत से भरी बॉडी सामने आ गई। वह धीरे धीरे बोला, हर लफ्ज में पूरा यकीन भरकर। छाती पर पांगू, पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग अ कॉफिन, बाएं पांव पर डोंग हुआंग ताई और दाएं पांव पर द ग्रेट सेज। मास्टर की टैटू मशीन हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। हैरानी से उसने चेन लाई को ऐसे देखा जैसे यह कोई पागल हो। लड़के, क्या तूने मौत को खुद बुलाया है? पांगू पहले से ही एक फॉरबिडन डेस्टिनी है और तू 9 ड्रैगन्स चाहता है। यह कोई कहानी नहीं है, यह एक फॉरबिडन अभिशापित डिजाइन है जो हर जिंदा रूह को अपने साथ ले जाता है। चेन लाई ने सिर्फ एक ठंडी हंसी हंसी। ज्यादा पैसे दूंगा। अगर 1 मिलियन नहीं काफी तो 10 मिलियन दूंगा।
मैं चाहता हूँ कि तू खुद नीडल्स लगाए, बाकी सब तेरी मदद करे, लेकिन यह काम 7 दिन के अंदर पूरा होना चाहिए। मास्टर का चेहरा फर्क पड़ गया। 7 दिन? तू बिल्कुल पागल है। इतना बड़ा काम एक हफ्ते में पॉसिबल ही नहीं। चेनलाई ने अपनी जेब से एक लिस्ट निकालकर मेज पर फेंकी। उसमें मिलिट्री ग्रेड हीलिंग जेल, बायोनिक रिपेयर पैचेस, इंपोर्टेड एनेस्थेटिक्स और इन्फेक्शन रोकने वाली दवाइयां थीं। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। तुम सिर्फ इंक पर ध्यान दो, दर्द मैं खुद संभाल लूंगा। बुजुर्ग मास्टर उसे घूर कर देखता रहा। पूरे 30 सेकंड खामोश रहा और फिर आखिरकार झुककर अपनी मशीन उठाने लगा। उसकी आवाज भारी थी। ठीक है, मैंने पूरी जिंदगी देवताओं के टैटू लगाए हैं, लेकिन इससे पहले कभी इतना पागल बंदा नहीं देखा। यह काम मैं लेता हूं। 3 दिन बाद हम खुद को जांगजो शहर के बाहर दूर पहाड़ों में पाते हैं, एक भूली बिसरी अंडरग्राउंड बेस पर, जिसका कोड नेम था ब्लैक रॉक। ऊपर से देखने पर यह कोल्ड वॉर के जमाने की एयर रेड शेल्टर थी, जो बाद में एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में बदल गई थी। लेकिन चेनलाई को उसकी असली पहचान पता थी। यह एक सील्ड अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट थी। एक पुराने जमाने की मेन स्ट्रक्चर, पावर वेल्स, वेंटिलेशन और पानी के सिस्टम्स सब सही हालत में थे। वह सिर्फ एक शेल्टर नहीं खरीद रहा था, वह उस पुरानी जगह के डिफेंसिव वेपन सिस्टम्स को फिर से शुरू करके मजबूत और मुकम्मल बना रहा था। सच्ची बात यह थी कि यह एक बेहद एम्बिशियस भरी योजना थी। इन 3 दिनों में वह ब्लैक रॉक सिर्फ एक बार गया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और एनर्जी और वेंटिलेशन सिस्टम्स की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी चेक करने के लिए। बाकी काम वह अपने लॉयर्स और कंस्ट्रक्शन टीम्स पर छोड़ आया, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त लेने वाला काम बेस खरीदना नहीं था, बल्कि उसकी खाल पर बनती इंक थी। असली चुनौती बेस नहीं, बल्कि उसकी खाल पर बने 4 फॉरबिडन टोटम्स थे। क्या आप वाकई इस बर्बाद जगह पर 30 मिलियन खर्च करना चाहते हैं? रियल एस्टेट एजेंट ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, चेनलाई को घूरते हुए। जांगजो में वह एक मशहूर खर्चीला बंदा था, लेकिन अब वह खरीद कर रेनोवेट करना चाहता था। एक बहादुर जेस्चर के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। देश के सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी और कंस्ट्रक्शन टीम्स को कांटेक्ट करो। यह काम 10 दिन में होना चाहिए। उसने प्लान किया था कि इस जगह को एक ऐसा डूम्सडे फोर्ट्रेस बनाएगा जिसमें एक मक्खी भी अंदर नहीं घुस सकती। 5 मीटर ऊंची मिलिट्री ग्रेड एलॉय वॉल्स के साथ उसने मिलियन टन के एक्सप्लोजन प्रूफ डोर्स, एक टॉप टियर इकोलॉजिकल साइकिल सिस्टम और सील्ड अंडरग्राउंड एनर्जी कोर की रेस्टोरेशन का ऑर्डर दिया। उसने एक भारी भरकम रकम कैश उठाई और सब कुछ 10 दिन के अंदर पूरा करने के लिए तैयार था। पैसा कोई मसला नहीं था। उसने 24 घंटे की शिफ्ट्स के लिए तिगुना तनख्वाह दिया। जैसे जैसे उसके ऑर्डर्स दिए गए, पूरी जांगजो की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक हड़बड़ी में घिर गई। इस सब के बीच हम उसे कहीं और पाते हैं। चेनलाई गोस्ट मैंशन टैटू पार्लर के सबसे गहरे प्राइवेट कमरे में बगैर कमीज के बैठा हुआ था। पीली पीली मध्यम रोशनी ठंडी दीवारों पर थरथरा रही थी। दीवारें अजीब अजीब टोटम डिजाइन से भरी पड़ी थीं और हवा में डिसइंफेक्टेंट और टैटू इंक की तीखी सी खुशबू थी। बूढ़ा मास्टर खुद नीडल संभाल रहा था, जबकि 3 शागिर्द रंग मिलाने, लाइंस बनाने और खाल साफ करने में मदद कर रहे थे। उसकी पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग अ कॉफिन का पहला काला अजदहा बन चुका था। आंखें न होने के बावजूद वह टैटू इतना भयानक था कि सांस रुकने लगती थी। पास में सू शाओदाओ अपने बाएं हाथ पर बनते नेजा टैटू के दर्द में दांत पीसते हुए बैठा था। जांग सिनी अगले कमरे में थी। अपने प्राइवेट बूथ में एक महिला आर्टिस्ट 9 हेवंस की मिस्टिक मेडन के करिश्माई डिटेल्स बना रही थी। चेनलाई का फोन पास में रखा था, बार बार बज करता रहा। लॉयर्स, एजेंट्स, कंस्ट्रक्शन टीम्स और सप्लायर्स के मैसेजेस स्क्रीन पर भर गए थे। वह नीडल्स की तीखी काट को सहता रहा और दर्द झेलते हुए दूर से कमांड्स देता रहा। ब्लैक रॉक बेस का रेनोवेशन पूरी तरह से उसके टैटूज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। ना इंक में देरी हो सकती थी, ना फोर्ट्रेस में। उसने इत्मीनान से फोन स्वाइप किया तो एक ब्रेकिंग न्यूज नोटिफिकेशन स्क्रीन पर पॉपअप हुआ। शॉकिंग खबर, अमीर बाप का बेटा अपनी सारी दौलत बेचकर पहाड़ों में एक पुरानी जेल खरीद रहा है। उसने एक स्ट्रीमिंग ऐप खोलकर सबसे ऊपर वाले रूम में एंटर किया। वहां था उसका दुश्मन सुरुई, जांगजो के सबसे अमीर आदमी का बेटा। ब्रॉडकास्ट में वह शहर के बीच एक लग्जरी विला में बैठा था। सुरुई रेड वाइन का ग्लास घुमाता रहा और इतना हंस रहा था कि सीधा रह पाना मुश्किल हो रहा था। चेनलाई, तुझे क्या हो गया? तेरे दिमाग की हालत चली गई क्या?
सूरुई अपना मजाक जारी रखते हुए साफ जाहिर कर रहा था कि उसे यह तमाशा बहुत पसंद आ रहा था। सच्ची बात यह है कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह इन हंसियों के लिए कितना पछताएगा। मैंने उसकी पागलपन देख ली थी बहुत पहले। एक जानी पहचानी आवाज ने ताना मारा। मैंने इसको छोड़ा और सीधी तेरे पास आ गई। जाओ यूचेंग ने भी यह छिन लाई का मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि उसने शरीफ जांग सिन्नी को गुंडे जैसे टैटू करवाने पर मजबूर किया। जब कैमरा घूमा तो यूचेंग की कमर पर एक लाल फूल वाला टैटू दिखा, खून जितना लाल। छिन लाई की नजर ठंडी हो गई। पिछले जन्म में उसके पास वह टैटू कभी नहीं था। वह साफ जाहिर कर रही थी कि इस बार वह सूरुई को खुश करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। सूरुई कैमरा पर चीखा, अपने फॉलोअर से पूछने लगा कि क्या वह यकीन कर सकते हैं छिन लाई की इस नई पागलपन को। उसने दावा किया कि छिन लाई सिर्फ पहाड़ों में एक महल नहीं खरीद रहा, बल्कि लाखों की बड़ी बड़ी ऑर्डर्स पोर्क और चावल की दे रहा है। वह वहां हमेशा के लिए रहने की तैयारी कर रहा है। सूरुई एक बार और हंस पड़ा, जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन मजाक और हैरानी से भर गया। लोगों ने जोक मारने शुरू कर दिए कि दौलत ने छिन लाई का दिमाग खा लिया, जबकि कुछ लोग यह सोचकर मातम मनाते रहे कि उनकी देवी जांग सिन्नी भी उसके साथ पहाड़ों में जा रही है। ऑनलाइन सबका एक ही निष्कर्ष था, छिन लाई का दिमाग खराब हो गया है। उसकी जगह पहाड़ों में नहीं, हॉस्पिटल में है। इंसल्ट्स की यह बारिश देखकर सू शियाओदाओ गुस्से से कांप गया। भाई लाई, वह हरामजादा सुरुई लोगों को तुझ पर भड़का रहा है। मैं अभी उसके पास जाता हूं और हिसाब बराबर करता हूं, शियाओदाओ ने दहाड़ते हुए कहा। लेकिन छिन लाई ने बस नीडल्स की चुभन महसूस की। उसने सुरुई के घमंडी चेहरे को शांत आंखों से देखा। आज जितना उछल सकता है उछल ले, गिरना उतना ही गहरा होगा। सप्लाई कॉनवॉयज पर नजर रखो, उसने हुक्म दिया। हमारे डूम्सडे फोर्ट्रेस में एक भी कमी नहीं आनी चाहिए। उसकी रीबर्थ को 7 दिन गुजर चुके थे। इस पूरे वक्त में वह इस मध्यम अंधेरी अंडरग्राउंड रूम से शायद ही निकला था। मास्टर और उसके 3 शागिर्द शिफ्ट्स में काम करते रहे, दिन में स्केचिंग और रात भर खामोशी में टैटूइंग। काम तेज करने के लिए उसने ब्लैक मार्केट से मिलिट्री ग्रेड हीलिंग जेल्स और बायोनिक रिपेयर पैचेस भी मंगवाए। जैसे जैसे हर टोटेम मुकम्मल होता, जेल ने जख्म को सील कर दिया। इसके बिना उसकी खाल कब की हार मान लेती। 7वें दिन की गहरी रात को घोस्ट मैंशन की गहराइयों में टैटू मशीन्स की गुनगुनाहट आखिरकार खामोश हो गई। शियाओदाओ के नेजा और एरलांग शेन टैटू काफी दिन पहले मुकम्मल हो गए थे और जियांग सिन्नी का मिस्टिक मेडन कल पूरा हो गया था। अब छिन लाई के खुद के जिस्म पर बने 4 फॉरबिडन टोटेम्स आखिरकार मुकम्मल हो गए। उसकी छाती से लेकर पीठ तक फैले हुए, पीठ पर 9 ड्रैगन्स का कॉफिन, डोंगहुआंग ताई और ग्रेट सेज पैरों पर मास्टर गुइफू ने आखिरकार अपने दस्ताने उतारे। उसने छिन लाई के जिस्म पर बने नक्श देखे और धीरे से सांस छोड़ी, यह मानते हुए कि अपनी पूरी जिंदगी में उसने पहले ऐसा काम कभी नहीं देखा। सच्ची बात, इतना बड़ा काम उसने कभी नहीं किया था। हड्डी खोदने वाला, आसमान खोलने वाला, 9 ड्रैगन्स और पुराने शासक। उसने कहा कि इस सेट के साथ पूरे जियांगजोउ के टैटूइंग सर्कल में कोई भी उसके हुनर को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब छिन लाई उठकर बैठा तो 4 फॉरबिडन टोटेम्स उसकी छाती, पीठ और पैरों पर साफ दिखे, हर लकीर तेज और प्राचीन। ये लकीरें भारी और गहरी थीं, खासकर पीठ पर बने 9 ड्रैगन्स, जहां काले अजदहे रीढ़ की हड्डी के साथ लिपटे हुए ऊपर चढ़ रहे थे। उनके स्केल्स बिल्कुल सही से एक दूसरे पर चढ़े हुए थे और 9 अजदहों की पूंछ एक जगह मिलकर एक पुराना काला ताबूत खींचने के लिए तैयार थी। सितारों की रंग बिरंगी जंजीरें ताबूत से लिपटी हुई थीं। चाहे यह सिर्फ एक टैटू था, लेकिन इससे एक ऐसा भयानक दबाव महसूस होता था जो बयान से बाहर था। शियाओ ताओ उसके गिर्द घूमने लगा और थूक निकल गया, यह कहते हुए कि अगर उसने इसे बनते हुए न देखा होता तो डर जाता कि रात को यह हिल न जाए। छिन लाई ने कपड़े पहने, टोटेम्स छुपा लिए, क्योंकि अभी वह सिर्फ इंक था। वह तब तक नहीं जागेंगे जब तक रेड मून नहीं आता।
शियाओ ताओ को रेड मून वाली बात समझ नहीं आई, लेकिन छिन लाई ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस घड़ी देखी। सिर्फ 12 दिन बचे थे रेड मून तक। अब ब्लैकस्टोन बेस इंस्पेक्ट करने का वक्त आ गया था। 2 घंटे बाद वह पहुंचे जियांगजो के दूर पहाड़ों में, जहां ब्लैकस्टोन के नाम से मशहूर वह अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस बिल्कुल बदल चुकी थी। अंडरग्राउंड वेंटिलेशन, पावर कोर, एयर इकोलॉजिकल, रिसाइकलिंग सिस्टम्स सब सक्सेसफुली रीस्टार्ट और टेस्ट हो गए थे। अगले 12 दिन में वह शायद ही सोया। रोज पर्सनली ब्लैकस्टोन बेस की फाइनल मॉडिफिकेशंस देखता रहा। रातों को वह अपनी ताकत से 4 फॉरबिडन टोटेम्स के बैकलैश को रोकता रहा, जबकि ट्रकों भर की सप्लाई आती रही। चावल, आटा, ताजा गोश्त, कैंड गुड्स, पीने का पानी, दवाइयां और डीजल फ्यूल सब पहाड़ों की गहराइयों में भरता रहा। उसने सब कुछ खरीद लिया। भारी ऑफ रोड व्हीकल्स, बैकअप जनरेटर्स और मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्टिव गियर, यहां तक कि बाजार खाली हो गए। बाहर की दुनिया पूरी तरह से कायल थी कि यह पागल हो गया है, लेकिन वह जानता था कि सभ्य दुनिया के लिए वक्त खत्म हो रहा था। रेड मून से 1 दिन पहले सप्लाईज की आखिरी खेप ब्लैकस्टोन बेस के बड़े स्टोरेज वॉल्ट्स में आ गई। फ्रोजन मीट, दवाइयां, डीजल फ्यूल, बैकअप जनरेटर्स और मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्टिव गियर, 3 पूरे मंजिलें भर गए। अंडरग्राउंड वेयरहाउस ठसाठस भरा हुआ था और शियाओदाओ एंट्रेंस पर खड़ा था। इस भारी भरकम स्केल को खुली आंखों से घूरते हुए उसने मजाक में कहा कि छिन लाई शायद अगले जन्म तक यहां रहने का प्लान बना रहा है, जबकि जियांग सिन्नी खामोशी से यह सब देखती रही। वह जानती थी कि वह सप्लाईज इकट्ठी कर रहा है, लेकिन इस अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस को रिसोर्सेज से उभरते हुए देखना एक बिल्कुल अलग ही एहसास था। उसने तेवरियां चढ़ाकर पूछा कि वह आखिर किस चीज की तैयारी कर रहा है, लेकिन छिन लाई ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह कमरे के बीच में गया। उसने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया और एक पल बाद जमीन कांपती सी लगी, जब 3 मंजिला पहाड़ जितनी सप्लाईज, हजारों टन का सामान एक ही पल में हवा में गायब हो गया। सिर्फ 1 सेकंड में भरपूर वेयरहाउस बिल्कुल खाली हो गया। सिर्फ जमीन पर गहरा निशान और डीजल और अनाज की बासी खुशबू उस खाली जगह में बची रही। शाओदाओ वहीं थम गया, आंखें झपकाकर रगड़ने लगा। फिर वेयरहाउस के बीचों बीच भागता हुआ पहुंचा। उसने खाली जमीन के 3 चक्कर लगाए, फिर छिन लाई की तरफ घूम गया। उसकी आवाज हैरानी में कांप रही थी। उसने पूछा कि सब कहां गया। यह यकीन नहीं आता था कि हजारों टोन का माल एक पल में कैसे गायब हो सकता है। उसने छिन लाई पर मैजिक ट्रिक करने का इल्जाम लगाया, जबकि जियांग सिन्नी की प्रतिक्रिया थोड़ी शांत होने के बावजूद दिखा रही थी कि उसने अपना यूजुअल सहज अंदाज खो दिया था। उसकी ठंडी और शांत आंखें कंफ्यूजन से भर गई थीं और वह चलकर उसके पास आई, उसके दाएं हाथ को घूरते हुए। उसने पूछा कि आखिर हो क्या रहा है, और थोड़ी सी खामोशी के बाद छिन लाई को एहसास हुआ कि अब छुपाने का कोई मतलब नहीं। रेड मून से 24 घंटे से कम वक्त बचा था। उन्हें सच जानना था। उसने समझाया कि यह एक स्पेशल डायमेंशन है। उसने बताया कि यह उसके जिस्म में हुए बदलावों से जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी भी उसने अपनी रीबर्थ का पूरा सच नहीं बताया। उसे लगा कि इतना सब बताना अब भी उनके जहन पर बोझ डाल देगा, इसलिए वह प्रैक्टिकल बात पर आया। उसने समझाया कि वह स्पेस बड़ी मात्रा में सप्लाईज रख सकता है जहां वक्त रुक जाता है, यानी खाना कभी सड़ता नहीं और दवाइयां कभी एक्सपायर नहीं होती। फ्यूल, वेपन्स और सोना वहां हमेशा के लिए रखा जा सकता है। शाओ ताओ का मुंह खुला रह गया। जब सच्चाई उसकी अकल में उतरी, उसे समझ आया कि ये सप्लाईज वेयरहाउस के लिए नहीं थीं, बल्कि उन्हें उनके साथ ले जाने के लिए थीं। उसके मन में सवाल था कि और क्या छुपाया जा रहा है। हम देखते हैं कि छिन लाई आखिरकार खामोशी तोड़ता है। उन्हें बताता है कि कल रात रेड मून इस दुनिया पर उतरेगा। कल आधी रात को आसमान का चांद खून के लाल रंग में बदल जाएगा और फौरन उसके बाद जमीन से एक गहरी काली धुंध
उभरते हुए पूरी दुनिया को ढक लेगी। हर जानवर और पौधा एक भयानक और डरा देने वाले बदलाव से गुजरेगा। बिल्ली और कुत्ते इंसानों को खाने वाले मॉन्स्टर्स में बदल जाएंगे और पौधे भी जिंदगियों को निगलने लगेंगे। शहर कुछ ही घंटों में तमाम कानूनी व्यवस्था खो देंगे और इंसानी सभ्यता, जैसे हम जानते हैं, एक ही रात में पूरी तरह बदल जाएगी। वेयरहाउस में एक मातम वाली खामोशी छा गई। शाओ ताओ के होंठ कांपे, लेकिन इस बार उसने तुरंत कोई मजाक नहीं किया। हजारों टन सप्लाईज का एक पल में गायब हो जाना वह देख चुका था, जिसने उसकी समझ की हर सीमा तोड़ दी थी। जांग सिन्नी भी बहस नहीं करी, वह बस उसे घूरते हुए प्रूफ मांग रही थी। उसने कहा कि जो अभी उसने देखा वह पहला सबूत था, दूसरा सबूत उनके जिस्मों पर बने टैटू हैं। जांग सिनी ने आंखें झुकाकर अपने टैटू देखे। उसने समझाया कि रेड मून की एनर्जी इन टैटू को जगा देगी, इन्हें सच्चे टोटम्स और स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशंस में बदल देगी। आर्म डिजाइन्स सिर्फ छोटी फिजिकल शक्तियां जगाएंगे, जबकि भयानक दरिंदों के पैटर्न्स एनिमलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटीज देंगे। लेकिन डीफाइड टोटम्स सच्ची डिवाइन मैनिफेस्टेशंस जगा सकते हैं। टोटम जितना पुराना और मुकम्मल होगा, वह उतनी ही बड़ी तकदीर लेकर आएगा, और अवेकनिंग के बाद उसकी ताकत उतनी ही भयानक होगी। शौथाओ को आखिरकार समझ आने लगा। उसने पूछा कि क्या चिन लाई ने उसे नेजा और एरलांग चेन के टैटू इसलिए करवाए थे ताकि वह बच सके। हां, और वे टॉप टियर हैं, डीफाइड टोटम्स। अगर वह रेड मून की अवेकनिंग से जिंदा निकल गया तो वह ज्यादातर सर्वाइवर से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। फिर चिन लाई ने जैंग सिन्नी की तरफ रुख किया। उसका 9 हेवंस चुआन्नू एक हाई लेवल मैनिफेस्टेशन है जो ऑफेंस, डिफेंस, प्यूरिफिकेशन और बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन कर सकती है। आने वाली दुनिया में जहरीले दरिंदे और मेंटल इरोजन्स आम हो जाएंगे। उसका टोटम बिल्कुल जरूरी साबित होगा। अब उसे समझ आया कि उसके एसेट्स बेचना, ब्लैकस्टोन बेस खरीदना, सप्लाईज इकट्ठा करना और उन्हें टैटू करवाना कुछ भी एक वहमी फैसला नहीं था। वह जानता था कि कुछ भयानक आने वाला है, और वह सही निकला। जांग सिनी के चेहरे से हैरानी धीरे धीरे छंटी। एक तेज डर ने उसकी जगह ले ली, जबकि शाओ ताओ की नजर भी गंभीर हो गई। माहौल एक पल में बदल गया। शाओ ताओ अचानक घबरा गया। अपने पेरेंट्स के बारे में पूछा, जो शहर के दक्षिण में रिपेयर शॉप पर थे। चिन लाई ने कहा, चिंता मत कर। और फिर हमने उसे एक लाइव वीडियो फीड खोलते देखा। यह एक ट्रांसपोर्ट टीम की रियल टाइम ब्रॉडकास्ट थी। एक काला आर्मर्ड बिजनेस व्हीकल शहर के दक्षिण में पुरानी गली के बाहर आकर रुका। दरवाजे मैकेनिकल प्रेसिजन से खुले। 2 बॉडीगार्ड्स काले टैक्टिकल गियर में एक अधेड़ उम्र के जोड़े को कार में बिठा रहे थे। वह आदमी छोटा था, सालों की मेहनत की धूप से काली पड़ी खाल। उसके हाथ एक मैकेनिक के जिद्दी तेल के धब्बों से भरे थे। स्क्रीन देखकर शाओ ताओ की आंखें एक पल में लाल हो गईं, जज्बात से भर गईं। चिन लाई ने समझाया कि उसने ब्लैकस्टोन बेस के लिए मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स पर्सनल का बहाना बनाकर उन्हें बुलवाया था। उसने उन्हें पहले ही कांटेक्ट कर लिया था। उन्हें आने वाले अपोकलिप्स के बारे में कुछ पता नहीं। वो सिर्फ यह सोच रहे हैं कि एक अच्छे तनख्वाह वाली नौकरी मिल रही है। कॉन्वॉय 20 मिनट में पहुंच जाएगा। शाओ ताओ के होंठ कांपे, लेकिन अल्फाज नहीं निकले। पिछले जन्म में रेड मून के उतरने के बाद स्याओ ताओ ने अपनी जान दांव पर लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन पुरानी गली तभी तक म्यूटेटेड स्वॉर्म्स से भर चुकी थी। आखिर में उसे सिर्फ उसके बाप की टूटी हुई रेंच मिली और वह पुराना एप्रन मिला जिसे उसकी अम्मी ने कभी नहीं फेंका था। तब से शाओ ताओ एक ठंडा खूनी इंसान बन गया था, एक ऐसा आदमी जिस पर जज्बात नहीं रहा, यहां तक कि आखिरकार वह भी मर गया। इस बार चिन लाई यह नहीं होने देगा। चिन लाई ने उसका कंधा थपथपाया, वादा किया कि इस जिंदगी में वह उन्हें सेफली वापस लाएगा। शाओ ताओ ने सर झुकाया
उसके कंधे कांप रहे थे। काफी वक्त के बाद उसने लाल आंखों से ऊपर देखा और धीरे से शुक्रिया कहा। चिनलाई ने सिर्फ एक छोटी जानकार मुस्कान दी। जांग शिन्नी ने यह सब खामोशी से देखा और फिर धीमी आवाज में अपने बाप के बारे में पूछा। वह अभी बिल्कुल सेफ है। वह हैरान रही कि उसे कैसे पता। उसके बाप जियांग छिन युएन एनर्जी रिसर्च के एक जाने माने साइंटिस्ट हैं। आधे महीने पहले मिलिट्री ने उन्हें एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस में कैपिटल में ले गए, एक टॉप लेवल एनर्जी कोर प्रोजेक्ट के लिए। यह धरती पर सबसे सेफ जगहों में से एक है। उसकी अम्मी के बारे में चिनलाई रुका। जांग सिन्नी की अम्मी काफी साल पहले गुजर चुकी थी। एक जख्म जो कभी ठीक नहीं हुआ। वह और नहीं पूछी, सिर्फ सर हिलाया और समझ गई। चिनलाई ने दोनों की तरफ देखा। उसकी आवाज भारी और गंभीर हो गई। उसने ऐलान किया कि अब से ब्लैकस्टोन बेस में पूरा लॉकडाउन है, कोई बाहर नहीं जाएगा। स्याओथाओ ने गहरी सांस ली और सर हिलाया, जबकि जांग सिन्नी ने धीरे से अपनी पीठ पर बने 9 हेवंस गॉडेस टैटू पर हाथ रखा। हम देखते हैं कि चिनलाई ने रात के आसमान की तरफ नजर की। बेस के बाहर अंधेरा पूरा था। सब कुछ तैयार था और अब सिर्फ तूफान का इंतजार था। अगली सुबह ब्लैकस्टोन बेस के अंडरग्राउंड रहने के इलाके में स्याओथाओ के पेरेंट्स को सबसे सेफ रहने की जगह में ठहरा लिया गया था। सू जेंगवो, जो अपनी जवानी में फौजी रह चुका था, वह एग्जैक्टली नहीं जानता था कि क्या आने वाला है, लेकिन ब्लैकस्टोन बेस के डिफेंसिव स्पेसिफिकेशंस देखकर उसने फौरन भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, हालांकि उसने बस श्याओताओ का कंधा थापा और कहा कि प्रेसिडेंट चिन के लिए मेहनत से काम करो। इस बीच लीगू एलान सुबह से रसोई में लगी हुई थी। वह सबके लिए एक देग डम्पलिंग्स बनाना चाहती थी। स्याओताओ ने इतना खाया कि उसकी आंखें जज्बात से लाल हो गईं, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखी। सच्ची बात यह थी कि यह एक मीठा कड़वा नजारा था। अपोकलिप्स के साए में एक गरम घर का खाना एक ऐसी नेमत थी जो ज्यादातर लोग सिर्फ सपने में देख सकते थे। कल रात चिनलाई ने सप्लाईज का आखिरी खेप अपने सब स्पेस में भर लिया था। ब्लैकस्टोन बेस का आखिरी 10 टन का एलॉय गेट भोर होते ही पूरी तरह से बंद हो गया। अब पूरा अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस चमकीली रोशनी से भर गया था। कई सालों से सो रहा अंडरग्राउंड एनर्जी कोर अब बिल्कुल ठीक चल रहा था। मॉनिटरिंग स्क्रीन्स पर बाहर की दुनिया का 360 डिग्री नजारा था, बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के। श्याओताओ पास में बैठा था, डम्पलिंग्स की कटोरी हाथ में लिए मॉनिटर्स देख रहा था। जांग सिन्नी बड़े स्क्रीन के सामने खड़ी थी, एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम्स चेक कर रही थी। उसके जिस्म पर बना 9 हेवंस गॉडेस टैटू अब पूरी तरह से जम चुका था। उसकी ठंडी ग्रेसफुल ऑरा में अब एक अजीब सा तेज किनारा आ गया था। तभी चिनलाई के फोन पर एक लोकल न्यूज नोटिफिकेशन आई। सुरुई ने फिर से एक लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी। वीडियो में सुरुई अभी भी शहर के बीच में अपने लग्जरी विला में बैठा था, एक बेहद शाही पार्टी होस्ट कर रहा था। यह देखना अपने आप में एक तमाशा था। क्रिस्टल शैंडलियर्स के नीचे शैंपेन टावर्स, म्यूजिक, खूबसूरत लड़कियां और अमीर खानदान के बच्चे। पूरा स्ट्रीम एक शुद्ध अय्याशी का नजारा लग रहा था। चिनलाई ने वक्त चेक किया। रेड मून के उतरने में अब सिर्फ 1 घंटे से भी कम था। स्क्रीन पर सुरुई ने शाओ यूकिंग को बाहों में लिया और कैमरा को ताना मारा। उसने अपने फॉलोअर्स से कहा कि देखो पागल चिनलाई को, जो शायद अब किसी पहाड़ी एयर रेड शेल्टर में छुपा बैठा है। वह हंसता रहा कि कैसे चिनलाई ने अपनी दौलत बेचकर चावल और पोर्क इकट्ठा किया और जांग सिन्नी को भी साथ ले जाकर टैटू करवाया। उसने पूछा कि क्या चिनलाई वाकई मानता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। शाओ यूकिंग उसकी बाहों में झुकी, हंसी से लोटपोट होती रही। वह कहने लगी कि वह एक्चुअली देखना चाहती है कि कल सुबह चिनलाई अपना मुंह कैसे दिखाएगा। सुरुई ने अपने ग्लास में रेड वाइन घुमाई। उसकी हंसी और भी घमंडी होती गई। उसने ऐलान किया कि अगर आज रात कुछ नहीं हुआ तो कल वह एक पूरी क्रू लेकर पहाड़ों में जाएगा और चिनलाई की घटिया सी शेल्टर को तोड़ेगा और पर्सनली उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेजेगा। लाइव स्ट्रीम में मजाक और ताने एक पूरे कार्निवल की तरह भर गए।
लेकिन ब्लैकस्टोन बेस के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। इतना शांत था कि सिर्फ एनर्जी कोर की धीमी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। चिनलाई ने अपनी कलाई उठाकर वक़्त देखा। रात के 11:59:50 रेड मून के उतरने में सिर्फ 10 सेकंड बचा था। बाहर की दुनिया अपनी मस्ती में थी, जबकि ब्लैकस्टोन बेस बिल्कुल शांत खड़ा था। कोर की धीमी वाइब्रेशन ही जिंदगी की पहचान थी। 10 सेकंड बाद काउंटडाउन 0 पर पहुंचा और हवा में एक भारी पुरानी सी गुनगुनाहट गूंज उठी। पूरी धरती एक भयानक झटके के साथ कांप उठी। लाइव स्ट्रीम में सू रुई की घमंडी हंसी अचानक एक झटके में रुक गई। उसने अपने विला की जमीन से छत तक जाती फ्लोर 2 सीलिंग विंडोज के बाहर घूरा। रात के आसमान में जो रोशन साफ चांद था, वह इस एक पल में बदल गया। वह एक भयानक खून के लाल रंग में बदल गया। दुनिया को घूरती एक खून भरी आंख जैसा लगता था, जो इंसानियत को आंखें गाड़ कर देख रहा था। फिर कुछ और भी भयानक हुआ। एक गहरी अपार काली धुंध जमीन से फूटकर निकल आई और एक पल में पूरे जियांगजो शहर को अपनी आगोश में ले लिया। लाइव स्ट्रीम के लोगों में हड़बड़ी मच गई। वो पूछ रहे थे कि यह क्या हो रहा है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि चांद वाकई लाल हो गया। स्क्रीन पर सू रुई डर के मारे चीख रहा था। इतना बौखला गया कि उसे यह भी नहीं पता था कि उसका वाइन ग्लास जमीन पर बिखर गया। अचानक जाओ यूचेंग की बाहों में लिया हुआ पेडिग्री पूडल एक ऐसी काली आवाज में ग्राउल करने लगा कि म्यूजिक और शोर सब दब गया। लाखों व्यूअर्स की आंखों के सामने वह छोटा सा कुत्ता एक गेंद की तरह फूलने लगा, जैसे पंप से हवा भरी जा रही हो। काले बाल पूरे जिस्म पर उग आए। उसकी आंखें गहरी लाल हो गईं और मुंह में दरिंदे जैसी काटने वाली नुकीली दांतें भर गईं। वह एक साकार हुए ख्वाब की तरह था। वह बदली हुई मखलूक जाओ यूचेंग पर झपट पड़ी। उसके तीखे पंजे उसके कंधे को चीरते हुए उसके पूरे जिस्म को जमीन पर पटक गए। कैमरा में एक भयानक झटका आया और एक चीख ने सबके कानों को भेदते हुए गुजर गई। वह सू रुई से बचाने की फरियाद करने लगी। उसका चेहरा एक मातमी पीलेपन में डूब गया। उसने अपना हाथ सू रुई की तरफ बढ़ाया, लेकिन सू रुई बिल्कुल बेजान की तरह फ्रीज हो गया था। डर ने उसकी रूह निकाल दी थी। उसने चीख कर कहा कि वह दूर रहे। तेजी से पीछे खिसकने लगा, यहां तक कि उसके हाथ को ठोकर मारकर सीधा दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ गया। जाओ यूचेंग जमीन पर गिर पड़ी। उसके कंधे पर कपड़े खून से लाल हो रहे थे। पूरा जिस्म डर से कांप रहा था। उसने एक आखिरी बार सू रुई को पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी भागती कदमों की पीठ दिखी। वह डर के मारे भाग रहा था। वह बदला हुआ दरिंदा ग्राउल करता हुआ दोबारा करीब आ गया। उसकी लाल आंखें जाओ यूचेंग पर जमी थीं। लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स तेजी से स्क्रॉल हो रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे कि कोई उसकी मदद करो। वो हैरान थे कि सू रुई प्यार का दावा करके भी भाग कैसे सकता है। जाओ यूचेंग के लिए यह लग रहा था कि अंत काफी पहले आ गया। उम्मीद की जो चमक जाओ यूचेंग की आंखों में थी, वह बुझ गई। एक कड़वी नफरत की लहर आने से पहले ही, जब वह दरिंदा हमला करने वाला था, बिल्कुल उस पल में जब वह झपट रहा था, उसकी कमर पर बना लाल स्पाइडर लिली टैटू एक अनोखी खून की रोशनी में जगमगाया। वह भयंकर लाल पेटल्स उसके नीचे खिलने लगे और हवा में एक ठंडी मीठी सी भीनी खुशबू भर गई, जो कभी भी अच्छा सबूत नहीं होती। वह बदला हुआ पूडल बीच हवा में रुक गया, जैसे उसने कोई ऐसी चीज महसूस की जो खुद से कहीं ज्यादा खतरनाक थी, और उसकी लाल आंखों में डर का असर आया। जाओ यूचेंग ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें खून के लाल फूलों के एक विशाल समंदर को दर्शाती थीं, जो एक अजीब सी ठिठुरा देने वाली खून की बिछाए हुए था। वह पूछ रही थी कि आखिर उसने भी क्यों छोड़ दिया। सू रुई सीढ़ियां चढ़ रहा था, जो अभी स्टेप्स तक पहुंचा था। उसकी आवाज सुनकर पूरा जिस्म अकड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। जाओ यूचेंग के नीचे स्पाइडर लिलीज खामोशी से हिल रही थीं।
उनकी पेटल्स जिंदा मखलूक की तरह लग रही थीं, जो बान्हों की तरफ बढ़ रही थीं। पेटल्स धीरे धीरे दरिंदे के आजाओं के गिर्द लिपट गईं। वह पहले भयानक दरिंदा अब जमीन पर कांप रहा था, जैसे किसी बुरे ख्वाब में घिरा हो। दीवार का सहारा लेकर जाओ यूचेंग खड़ी हुई। लाल फूल के पैटर्न्स उसके कंधे के झकम के ऊपर फैलते जा रहे थे। उसके फक चेहरे पर एक अजीब सी खून भरी लाली वापस आ गई। उस पल लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन बिल्कुल पागल हो गया। व्यूअर्स चिल्ला रहे थे उसकी अवेकनिंग और खाल के फूलों के बारे में। लेकिन एक पल बाद स्क्रीन अचानक काली हो गई। हम वापस चिनलाई पर आते हैं, जो काली स्क्रीन को एक ठंडी मुस्कान के साथ देख रहा था। अंडरवर्ल्ड की स्पाइडर लिली आखिरकार खिल गई। यह एक ऐसी राह थी जहां से वापसी नहीं। और उसने गौर किया कि जाओ यूचेंग ने अपने लिए एक बहुत ही सही तकदीर चुन ली थी। बाहर दुनिया में पूरी तरह अंधेर गर्द छा गई थी। रेड मून की ताकत अब कोई दूर का खतरा नहीं थी। वह आ चुका था और उसकी एनर्जी हर चीज में समाती जा रही थी। बेस के अंदर एनर्जी नीचे उतरती रही। सू शियाओदाओ और झांग सिनी ने साथ में दर्द की आवाजें निकालीं। वो लूनर एनर्जी उबलते हुए लावा की तरह उनके जिस्मों में दौड़ गई। शियाओदाओ के बाएं हाथ पर उसका टैटू रिएक्ट करने लगा। देवता नेजा की तस्वीर आग में भड़क गई, जबकि दाएं हाथ पर एरलांग शेन की तीसरी आंख खुल गई। उसमें से रोशन तारों की रोशनी फैलने लगी, जबकि झांग सिनी की पीठ पर 9 हेवंस मेडन का टोटेम एक डिवाइन डोमेन में बदल गया। रोशनी ने उसे जमीन से उठा लिया और उसकी वो ठंडी आभा अब पूरी तरह से एक ऐसी प्रेजेंस में बदल गई जो बिल्कुल अलग और अछूत थी। उसकी छाती पर बने पांगू टैटू ने अचानक एक अंधा कर देने वाली डार्क गोल्ड रोशनी में ब्लास्ट किया, एक पुरानी और भारी एनर्जी को बाहर छोड़ दिया। वो एक मुतल्लक ताकत थी जो हमेशा को कुचल सकती थी। किनलाई के गिर्द बाहर फैल गई जब उसकी पीठ पर एक चीरती सी कसक दौड़ने लगी। 9 गहरे अजदाहों की गरज एयर रेड शेल्टर की गहराइयों में गूंज उठी जब उसकी पीठ पर बना 9 ड्रैगन्स पुलिंग एक कॉफिन टैटू जागना शुरू हो गया। रेड मून की एनर्जी से ताकतवर होते हुए 9 काले अंधे अजदाहे धीरे धीरे उसकी पीठ से निकले। उनका भारी जिस्म हवा में जाहिर होने लगा। उनके स्केल्स ठंडे और धातु जैसे थे और उनकी लाल आंखें एक साथ खुल गईं जब वो एक पुराना काला ताबूत खींच रहे थे जो खौफनाकी से उसके पीछे झूल रहा था। काले ताबूत की लाल जंजीरें इंच इंच करके कसने लगीं और एक ऐसी फॉरबिडन दबाव की लहर पूरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में बढ़ गई जो बयान से बाहर थी। सू शियाओदाओ का रंग उड़ गया और वो कई कदम पीछे हट गया, जबकि झांग सिनी के पीछे 9 हेवंस मेडन फैंटम थोड़ा हिला, जो काफी कुछ बता रहा था। लगता था कि वो दोनों अपनी फितरत से खतरे को भांप पा रहे थे। इस बीच किन लाई के बाएं हाथ पर डोंगहुआंग ताई टोटेम एक ऐसी सूरज की आग से जला जो पूरी दुनिया को जला सकती थी। उसके दाएं हाथ पर ग्रेट सेज इक्वलिंग हेवन का फैंटम एक ऐसी लड़ाई की रूह के साथ फूट पड़ा जो सारे कानून और आसमानों को चुनौती देता था। 4 सुप्रीम फैंटम एक साथ जाग गए थे और किन लाई को उनके बीच के हिंसक तनाव को तेजी से रोकना था। ये 4 फॉरबिडन पावर्स बहुत ज्यादा ताकतवर थे। अपने मौजूदा लेवल पर वो सबको एक साथ मैनिफेस्ट नहीं कर सकता था बिना भारी कीमत चुकाए। पांगू देती है कच्ची ताकत, 9 ड्रैगन्स काबू में लाते हैं और दफनाते हैं। डोंगहुआंग आग पर हुकूमत करता है और ग्रेट सेज लड़ाई पर राज करता है। उसे सोच समझ के चुनाव करना था। तभी शेल्टर के टाइटेनियम एलॉय गेट्स पर एक भयंकर धक्का आया और सिक्योरिटी मॉनिटर्स पर हरकत दिखने लगी। गहरे पहाड़ों के म्यूटेटेड बोर्स जिंदा गोश्त की महक से खिंचे फ्रैंटिकली एंट्रेंस पर धक्के दे रहे थे। वो जानवर सच में बदल चुके थे। सू शियाओदाओ ने अपने एयरलांग शेन फैंटम से कंडेंस की हुई 3 नोक वाली डबल एज भाला पकड़ ली। उसकी आंखें अचानक एक जंगल की जंग की आदत से जल उठीं। किन लाई ने अपनी गर्दन को मोड़ा, उसके जॉइंट से एक कड़क वाली आवाज निकली और उसने तय किया कि अब वक्त आ गया है बाहर जाकर थोड़ा हाथ पैर सीधा करने का। वो देखना चाहता था कि ये मुंह फटे एपोकैलिप्स के जानवर क्या सिर्फ उनके अगले ड्रिंक के साथ साइड डिश बनने के लायक भी हैं या नहीं।
शेल्टर के बाहर काली धुंध घूम रही थी, जबकि दर्जनों म्यूटेटेड जानवर टाइटेनियम परिमीटर पर हमले करते रहे। उनका आगे वाला था एक म्यूटेटेड बोअर किंग, 3 मीटर से भी लंबा और काले स्केल्स से ढका हुआ, जिसका हर धक्का जमीन को कांपा देता था। शेल्टर का साइड डोर धीरे धीरे खुलते हुए अंदर घिसराया और किनलाए नंगी छाती लेकर शियाओ दाओ और झांग सिनी के साथ उन्हें मिलने बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर कदम रखा, ताजा खून की महक हवा में फैल गई और म्यूटेटेड जानवर अपना हमला रोककर अपनी लाल आंखें हमारे ट्रायो पर गाड़ लीं। वो म्यूटेटेड बोअर किंग एक तेज हार की चीख मारता हुआ किन लाई की तरफ एक भारी टैंक की तरह ढाता हुआ आया। उसके भारी जिस्म ने जमीन को हिला दिया। सु शियाओदाओ ने अपनी फितरत से आगे बढ़कर दरिंदे की पीक ताकत के बारे में खबरदार किया, लेकिन किन लाई ने सिर्फ इतना कहा कि पीछे रहो। वो अपनी जगह पर ठंडा और अचल खड़ा रहा, यहां तक कि बोअर किंग के भाले जैसी दाढ़ों के सिरों ने उसकी छाती को छूने की कोशिश की। बिना किसी चमकदार मूवमेंट के उसने बस अपना दायां हाथ उठाया और मुट्ठी बनाई। पांगू की पुरानी ताकत को खामोशी से बुलाता रहा। उसकी छाती पर पांगू टोटेम, एक डार्क गोल्ड, रोशनी में भड़क गया और एक पुराने देवकाय की छाया उसकी कसने वाली मुट्ठी के गिर्द आकार पकड़ने लगी। उसने एक पंच मारी और हवा इतनी जोर से दब गई कि उसने एक चीरने वाली सोनिक बूम पैदा की। कच्ची भयंकर ताकत का एक मुजाहिरा। वो वार सीधा बोअर किंग की खोपड़ी पर एक भारी धमाके के साथ पड़ा। एक उफनती एनर्जी की लहर सीधी उसकी सख्त हड्डी में घुस गई। वो ताकत उस दरिंदे की अंदर की लाइफ फोर्स को एक पल में चूर चूर कर दिया। वो बहु टन का मॉन्स्टर एक आखिरी सांस लेने का वक्त भी नहीं पाया। वो भारी जिस्म कीचड़ के ढेर की तरह उसके कदमों में गिर गया। एक पीक लेवल बीस्ट किंग एक ही वार में खत्म, लेकिन वो अभी भी रुका नहीं था। उसकी पीठ से 9 धीमी अजदाहों की गरज उठने लगी जब 9 ड्रैगन्स पुलिंग अ कॉफिन फैंटम जाहिर हुआ। उनकी अंधेरी आंखें पुरानी दुश्मनी के साथ एकदम खुली। जब वो पुराना काला ताबूत आगे खींचने लगे, किन लाई ने उन्हें इलाके को दबाने का हुक्म दिया और वो फैंटम ताबूत ताकत से कांपने लगा। अब्दियत की गहराइयों से एक खामोश कुचल देने वाला दबाव जंगल में बह गया। एक पल में हवा का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। छोटे लेवल के म्यूटेटेड जानवरों के पास कोई उम्मीद नहीं थी। वो मिट्टी में दब गए। उनकी हड्डियां उस नासख्त बोझ के नीचे टूट गईं। सिर्फ 10 सेकंड में दर्जनों का पूरा झुंड साफ हो गया और सु शियाओदाओ एकदम खुली आंखों से हैरान खड़ा रह गया। वो बुदबुद करते हुए बोला कि ये सच में ज्यादा हो गया, जबकि आमतौर पर शांत रहने वाली जियांग शिन्नी की ठंडी आंखों में भी एक हैरान करने वाली लहर आई। किन लाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस गिरे हुए बोअर किंग के पास गया और उसकी खोपड़ी चीरी। अंदर एक छोटा चमकीला लाल क्रिस्टल मिला। उसने वो एनर्जी कोर हाथ में देखा, एपोकैलिप्स की सबसे जरूरी करेंसी, और उसके होंठ पर एक छोटी सी इत्मीनान की मुस्कान खेल गई। उनकी पहली फसल अब उनके हाथ में थी। जब उसने कोर को अपने नेटल स्पेस में रखा, वो महसूस कर सकता था कि डायमेंशन नई एनर्जी पर रिएक्ट कर रहा था। वो स्पेस थोड़ा कांपा और चाहे फैलाव हल्का था, वो साफ तौर पर बढ़ रहा था, जो उसके पिछले जन्म से कहीं बेहतर शुरुआत थी। इंसानियत जल्द ही ये दरियाफ्त करती कि ये एनर्जी कोर्स सिर्फ ताकत बढ़ाने और जगाने से कहीं ज्यादा कर सकते हैं। वो स्पेशल टोटेम्स को भी ताकतवर बना सकते हैं। एपोकैलिप्स के बाद के दौर में ये कोर्स सोना और करेंसी की जगह ले लेंगे और दुनिया का एकमात्र यूनिवर्सल ट्रेडिंग रिसोर्स बन जाएंगे। किन लाई ने सु शियाओदाओ की तरफ रुक करके हुक्म दिया कि इन तमाम दरिंदों के अंदर से सारे कोर्स निकालो और गोश्त बर्बाद मत करो, क्योंकि उसे प्यूरिफाई करके रखा जा सकता है। सु शियाओदाओ एकदम चुस्त हो गया, काम शुरू करने को तैयार था। लेकिन बिल्कुल उसी पल पहाड़ी रास्ते पर हड़बड़ी भरे कदमों की आवाज और मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें आईं। 1 दर्जन बिखरे हुए आदमी एयर रेड शेल्टर की तरफ भागे चले आ रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए। जब वो अपने पीछे की परछाइयों से आगे निकल जाने की बेताब कोशिश कर रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे कई म्यूटेटेड ब्लड मैंटिसेस, चीते जितने बड़े दरिंदे जो भयंकर शिकारी तेजी से आगे बढ़ते थे। किन लाई ने आंखें तंग की और उस ग्रुप में आगे भागते आदमी को पहचान लिया। वो था फैटी लू,
एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने पहले ब्लैकस्टोन बेस का बाहरी कंस्ट्रक्शन संभाला था, पिछले जन्म में इस ग्रुप ने उसे नीचे गिराते वक्त धक्का दिया था, यहां तक कि उसे दरिंदे की तरफ धकेला था ताकि खुद चंद एक्स्ट्रा सेकंड पा सके। फैटी लू चीख रहा था। बॉस स्किन से अंदर आने की दरख्वास्त कर रहा था, छुपाने के लिए, गिड़गिड़ाते हुए कि वो सब जियांग जोउ से हैं, उसे उन्हें मरते नहीं देखना चाहिए। किन लाई अपनी जगह पर खड़ा रहा, उन्हें एक ठंडी नजर से देखता रहा। हालात का ये ताना बाना अजीब रंग में था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने सोचा कि जब उन्होंने उसे पिछले जन्म में धोखा दिया था तो उन्हें शहर वालों का मतलब याद कहां था। फैटी लू हैरान रह गया। वो आदमी बिल्कुल नहीं समझा कि किन लाई क्या बोल रहा था, लेकिन वो उसकी आंखों का मतलब पढ़ सकता था। वो किसी बचाने वाले की नजर नहीं थी, बल्कि एक मुंसिफ की नजर थी। धीरे से अपना दायां हाथ उठाते हुए किन लाई ने शांत आवाज में कहा कि उसके शेल्टर में कचरा नहीं जाता, और अपनी उंगलियों की एक साधारण स्नैप से डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। शेल्टर की एलॉय वॉल्स एक भयंकर हाई वोल्टेज डिस्चार्ज के साथ एकदम भड़क गईं। ब्लड ब्लेड मैंटिसेस पर लाखों वोल्ट की बिजली के कड़क दे। फैटी लू डर के मारे ढाड़ मार के गिर गया, माफी मांगने लगा और मिन्नतें करने लगा। हालांकि उसे शायद पता भी नहीं था कि वो किस बात की माफी मांग रहा है। किन लाई ने उसे देखने की भी तकलीफ नहीं उठाई। वो बेगुनाहों का शिकार नहीं करेगा, लेकिन अपने दुश्मनों या बुराइयों को बचाने की उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो वापस शेल्टर की तरफ मुड़ गया जब भारी एलॉय दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। बाहर की चीखें काली धुंध में दबती गईं। रेड मून के तीसरे दिन तक बाहर की दुनिया एक जिंदा जहन्नुम में बदल चुकी थी और यून शहर का मरकज एक जली हुई कारों और खंडहरों की कब्रिस्तान में बदल गया था। आवारा बिल्लियां और कुत्ते अब बैल जितने बड़े सर्वाइवर्स और दरिंदों को गलियों में शिकार करते थे। ये एक बहुत गमगीन नजारा था। लेकिन ब्लैकस्टोन शेल्टर के अंदर बीफ हॉटपॉट की लाजवाब खुशबू हवा में तैर रही थी जब सु शियाओदाओ खा खा के अपना चेहरा तेल से भर गया। सु शियाओदाओ बोला कि अगर रोज ऐसा होता तो एपोकैलिप्स इतना बुरा नहीं लगता। झांग सिनी ने बस उसे घूर के देखा, ये कहने का इशारा किया कि वो बाहर जाकर खुद आजमा के देखे। वो लड़का समझदारी से चुप हो गया। किन लाई ने अपनी ठंडी बियर की एक घूंट ली और पीछे झुक गया, लेकिन उसी वक्त एक तीखी अलार्म अचानक कमरे में भर गई। सिस्टम ने खबरदार किया कि एक भारी हीट सिग्नेचर परिमीटर की तरफ बढ़ रही है। किन लाई ने स्क्रीन टैप की और बड़े मॉनिटर्स एकदम जल गए। पहाड़ी रास्ते पर 1 किलोमीटर दूर से एक घनी काली भीड़ उनकी तरफ बढ़ रही थी। कम से कम 500 या 600 लोग थे कुल मिलाकर। ये सिर्फ शरणार्थी नहीं थे, वो हथियारों से लैस थे, मचेटीज, स्टील पाइप्स और एक साफ हिंसक इरादा। लगता था ये कुत्ते अभी भी झांग सिनी को निशाना बनाना नहीं छोड़ रहे। किन लाई ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा कि चिंता मत कर, उन लाखों पर जो उसने डिफेंस पर खर्चे थे। उसने गौर किया कि इतना खर्चा किया है तो कम से कम सिस्टम को काम करते हुए सुनने का हक तो बनता है। बाहर वो जो जवाब का इंतजार करता रहा, जवाब कभी नहीं आया। खामोशी से चिढ़ के लॉन्ग चीख के बोला कि जब टक्कर करनी है तो सीधा लड़ना चाहिए और अपनी भीड़ को आगे बढ़ने का इशारा